स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात कर रहे हैं तो ये एक पहली जो वर्ड हमें समझना है, ये एक ऑर्गन सिस्टम है। जब ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं दैट मीन्स इट कंप्राइजेज मेनी डिफरेंट ऑर्गन, कई ऑर्गन से मिलकर बना होगा, है ना। अब वो ऑर्गन्स कौन से हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हम उसको पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद सारे ऑर्गन्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एक ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और जहां भी हम ग्लैंड की बात करेंगे, ग्लैंड हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो कुछ सिक्रीट करता हो। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो डाइजेशन में रिक्वायर्ड एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट करने वाला ग्लैंड। यहाँ पे ग्लैंड का मतलब होता है कोई भी स्ट्रक्चर एज अ ग्लैंड तभी कहा जाएगा जो कुछ से कुछ सिक्रीट करे। स्ट्रक्चर विच सिक्रीट समथिंग, जो कुछ सिक्रीट करे उसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहेंगे। अब कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक्चुअली डाइजेस्टिव ग्लैंड ना बोलकर हम लिखेंगे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। अभी इसका मतलब क्या है वो अपन समझेंगे। कौन कौन सी एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है पहले उनका नाम लिखो। एक आपको पढ़ना है, सबसे पहली जो ग्लैंड है सेलेवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, तीसरा पैंक्रियाज। इनके अलावा भी कुछ और ग्लैंड्स हैं, वो एसोसिएटेड नहीं है, वो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में ही है। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं वो अभी हम देखते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। अब ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, इनका ये जो ट्यूब है इनका डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा डायमीटर नहीं है। ट्यूब का एक अपना डायमीटर होगा, है ना, तो वो डायमीटर एक जैसा नहीं है, ये डायमीटर वेरिएबल है, विद वेरिएबल डायमीटर। डायमीटर एक यूनिफॉर्म नहीं है ये ट्यूब, या हम ऐसे लिख सकते हैं दिस ट्यूब या एलिमेंट्री इज नॉट इन यूनिफॉर्म इन डायमीटर। ठीक है, अब इस एलिमेंट्री कैनाल को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे जिसका जो रोल है। सबसे पहला जो हिस्सा आता है दैट इज द माउथ। फिर दूसरा पार्ट इसका कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल का बक्कल कैविटी। तीसरा स्ट्रक्चर क्या बोलोगे, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज द ओइसोफेगस। क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस को ही दूसरा नाम दिया जाता है फूड पाइप। इसको ही दूसरा नाम क्या दोगे, फूड पाइप। फिर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है स्टमक। एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टमक। स्टमक के बाद जो हिस्सा आता है उसको हम बोलेंगे इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन भी हमारा दो हिस्सों में दो टाइप का होता है, वो हम यहाँ आगे देखेंगे। एक को हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरे को बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिवीजन हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कितने स्ट्रक्चर्स में क्लासिफाई करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, वो हम बात करेंगे। जब एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए तो हम ये लिखेंगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ओपनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। तो एक ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे खत्म होती है। ठीक है, तो इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम लोग पढ़ेंगे।
इसके इसी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में दो ग्लैंड्स और होती हैं, वो भी हम यहीं पे लिख लेंगे, है ना। इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड दूसरी कौन सी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये दो ग्लैंड्स आपकी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में ही लगी हुई होती है, ठीक है। इन ग्लैंड्स को भी हम पढ़ेंगे जहां पे हैं, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड की जब बात करेंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है स्टमक की वॉल में। कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक की वॉल में। कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टमक की वॉल में। और जब हम एलिमेंट इधर इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करेंगे तो ये इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट है। तो जब हम ये स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जैसे स्टमक जब पढ़ेंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को भी देखेंगे, और इंटेस्टाइन जब पढ़ेंगे तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करेंगे। अब एक वर्ड जो यहाँ पे है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये अपन को समझना है। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड और इन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो, जब एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात आती है तो ये ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है। डाइजेस्टिव ट्रैक बोले तो एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा नाम है उसी का। एलिमेंट्री कैनाल के और भी कई नाम होते हैं, वो जैसे आप एक नाम ये भी याद कर लो, गट होता है। अभी एक वर्ड हमने बोला डाइजेस्टिव ट्रैक, है ना, ये भी याद रखना है। और एलिमेंट्री कैनाल तो आप देख ही रहो। ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है विद वेरिएबल डायमीटर, जैसे कहीं पे इसका डायमीटर कम है ना, जैसे मान लिया कि यहाँ पे डायमीटर इसका कम हो गया, कहीं पे डायमीटर ज़्यादा हो जाता है। किसी पार्ट में दो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हमने नाम दे दिया माउथ, और लास्ट ओपनिंग को हमने नाम दे दिया क्या, एनस। इस डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ ग्लैंड्स आके ओपन होती हैं, साइड में इनके साथ, इनसे इनके आसपास कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स लगे हैं, एंड दीज ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स सिक्रीट देयर सिक्रीशन इनटू द दीज डाइजेस्टिव ट्रैक। एक ट्यूब के थ्रू, एक डक्ट के थ्रू ये ग्लैंड्स अपना जो सिक्रीशन है इस ट्रैक में लाके सिक्रीट करती हैं, जो हम एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर रहे हैं। जैसे ये एक हम मान लेते हैं कि दूसरी कोई एक ग्लैंड है ना, अपना ये सिक्रीशन एक डक्ट की मदद से, एक डक्ट की हेल्प से इस डाइजेस्टिव ट्रैक तक ले आएगी और इधर वो रिलीज करेगा, ठीक है। जो इस तरह से ग्लैंड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में लगी हुई हैं, है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में नहीं लगी, एलिमेंट्री कैनाल के वॉल के साथ नहीं है, दे लोकेटेड अनदर साइड, वो दूसरी जगह पे है, लेकिन उनका सिक्रीशन डाइजेस्टिव ट्रैक में आता है विद द हेल्प ऑफ डक्ट। ये किसी उनकी डक्ट के मदद से ये सिक्रीशन आता है और वो इस डाइजेस्टिव ट्रैक में आके रिलीज किया जाता है। इन ग्लैंड्स को हम बोलेंगे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और ये एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी पहली सैलिवरी ग्लैंड, दूसरी कौन सी अपने नाम लिखा था, लीवर, तीसरा कौन सा, पैंक्रियाज। ये तीन ग्लैंड हैं जो एसोसिएटेड हैं डाइजेस्टिव ट्रैक से। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, एक्चुअली पार्ट तो उन्हीं का है लेकिन उसकी वॉल में नहीं है। और जो हम ये दो ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें, तो ये ग्लैंड्स इन्हीं की वॉल में हैं, इन्हीं की वॉल में लगी हैं, एंड दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक। ये इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, और जहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा एडिशनल या ग्लैंड की जब बात करेंगे तो आप वो अपन डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रक्चर बना लेना, ये वाला। अब देखो, पहला जो पार्ट है, हम पहला जो स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल को पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर हम ग्लैंड पे आएंगे। एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट है दैट इज द माउथ,
आई थिंक माउथ का जो बारे में पता है वो सबको पता है कि माउथ क्या है, ठीक है ना। माउथ को हम क्या लिखेंगे, तो पहला पार्ट जो आता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसे हम क्या बोलेंगे, माउथ। तो माउथ को लिखा जाता है, इट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट। ये क्या है, ट्रांसफर स्लिट है। एक हमारा जो ये हेड वाला रीजन है, इस हेड पे एक ट्रांसफर स्लिट लगा हुआ है। ऐसे जब स्लिट लगेगा, कट लगेगा, तो दो हिस्सों में वो स्ट्रक्चर डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये जब स्लिट लगता है तो इट डिवाइड्स या इट फॉर्म्स लाइक दिस स्ट्रक्चर। इसको हम बोल देते हैं क्या, अपर लिप। और नीचे वाला जो आउटलाइन बनेगा, जो बॉर्डर बनेगा, वो बनाता है क्या, लोअर लिप। ठीक, इस ओपनिंग को हम क्या बोल देंगे, माउथ। ठीक, इन दोनों लिप्स का काम क्या है, इन दोनों लिप्स का काम क्या है, अपर एंड लोअर लिप्स। तो ये माउथ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। माउथ ओपन होगा, वो ओपनिंग अपनी खुली है बंद है, वो लिप्स से डिसाइड करता है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ। प्राइमरी फंक्शन ये है। इसके साथ साथ लिप्स का और जो फंक्शन है वहीं पे हम लिख लेते हैं, जैसे स्पीकिंग में भी हेल्प करता है ना, कुछ सेंसेशन में भी हेल्प करता है, टेम्परेचर सेंस कर सकते हो, एंड और क्या कुछ, हाँ एक ब्यूटी ऑर्गन भी है, तो वो भी हम लिख सकते हैं, बट इतना बहुत है। अब इस माउथ का जो रोल है, माउथ का जब हम बात करेंगे, दैट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इस माउथ से हमारा फूड इनटेक किया जाता है। थ्रू माउथ हम क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं। हम जो भी कुछ भी फूड लेते हैं वो हमारा इसी माउथ से इनटेक किया जाता है। जो आपने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला स्टेप पढ़ा था, कौन सा, इंजेशन, वो हम इसी माउथ से ही करते हैं। इंजेशन स्टार्ट होता है माउथ से ही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है माउथ के बारे में। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है आपका क्या आ जाता है, बक्कल कैविटी, है ना। नेक्स्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक, बक्कल कैविटी एक माउथ ओपन होता है। माउथ, यहाँ पे हम माउथ के बारे में ये भी लिख सकते हैं, इट लीड्स इनटू बक्कल कैविटी। ये जाके किस में खुलता है, बक्कल कैविटी में। ठीक, और बक्कल कैविटी की बात करेंगे, इट इज जस्ट कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, और बक्कल की तरह वो फंक्शन करता है। जैसा अपना वो क्लेचर की हम जब बात करते हैं तो पीछे से ऐसे प्रेस करो तो आगे खुल जाता है, तो लाइक दैट ऐसे भी हमारा यहाँ से जॉ की बात करें तो जॉ हम यहाँ से प्रेस, मसल्स प्रेस करती है तो जॉ ओपन, रिलैक्स होती है तो बंद, है ना। तो ये बक्कल कैविटी की बात करें तो जस्ट कैविटी लाइक स्ट्रक्चर एंड इट हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इस बक्कल कैविटी में कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं। बक्कल कैविटी को लिखो, कैविटी which encloses different structures। और वो स्ट्रक्चर्स हैं कौन कौन से, पहला तो आप लिखोगे क्या, टंग। दूसरा क्या लिखोगे, टीथ। टीथ या टूथ, टीथ और टूथ में क्या डिफरेंस है, हाँ, टीथ आपका प्लूरल वर्ड है, टूथ क्या है, सिंगुलर वर्ड है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बहुत सारे दांत होते हैं आपके बक्कल कैविटी में, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, टीथ। तो दो ये स्ट्रक्चर्स हैं, और इस कैविटी का जो फ्लोर है, रूफ है, उनके बारे में भी थोड़ी सी बात अपन को समझनी है। जैसे टंग की बात करें, जो ये टंग है अपना,
ये कहाँ पे है? बक्कल कैविटी के फ्लोर पर, है ना, एट द बेस है, एट द बेस ऑफ, या हम लिखे इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, पहला तो ये लिखे इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, और ये प्रेजेंट कहाँ पे है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ, एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। और तीसरा पॉइंट टंग के लिए हम लिखेंगे कि टंग के पास टेस्ट बड्स होती है। ये हमारा एक सेंस ऑर्गन है। क्या ये सेंस ऑर्गन भी है ना? इट इज अ सेंस ऑर्गन। क्या सेंस करता है ये? टेस्ट को सेंस करता है। एक टेस्ट ऑर्गन, सेंस ऑर्गन है। इट टेस्ट, क्या लिखोगे? इट रिकॉग्नाइज द टेस्ट ऑफ फूड, ऐसा लिखो। इट रिकॉग्नाइज द टेस्ट ऑफ फूड। फूड का टेस्ट कैसा है? टेस्ट ऑफ फूड with the help of taste buds। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट है? टंग के ऊपर, है ना। और इसकी मदद से हम फूड का टेस्ट डिसाइड करते हैं कि फूड का टेस्ट कैसा है ना। बिटर इन टेस्ट है, सॉर है, स्वीट है, कैसा टेस्ट है, सॉल्टी है, जैसा भी है, सारा टेस्ट हमारा ये टंग के अलग अलग रीजन्स पे डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं कि सारा टंग सारे टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है, इसके भी रीजन्स हैं, वहाँ आपको नहीं जाना है। तो सेंस ऑर्गन है, क्या टेस्ट, क्या डिसाइड करता है? टेस्ट डिसाइड करता है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद ये तो इनका मेन फंक्शन हो गया। इसके साथ साथ और क्या करता है? टंग की मदद हमें और किसी में मिलता है? हाँ, ये और हेल्प करता है, ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीकिंग, बोलने में भी मदद करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन ह्यूमन बीइंग में नहीं करता, ये करता है जो एक एनिमल है कार्निवोर्स, स्पेशली डॉग में, उनके बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। फूड का टेम्परेचर ये नहीं है, ऐसा इसका कोई रोल नहीं है। जो डॉग्स होते हैं ना, उनके बॉडी का टेम्परेचर समर सीजन में देखो तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे टंग बाहर करके अपने माउथ से वो सांस लेते रहते हैं, और उनकी वो जो पूरी टंग है ना, वो पूरी पूरी भीगी रहती है, सलाइवा से भीगी रहती है ना। और वो करने के लिए वो कर क्यों रहे हैं? वो हवा लगा रहे हैं टंग के ऊपर, है ना, सांस लंबी लंबी खींचते हैं, और वो टंग भीगी हुई है, और टंग में ब्लड सप्लाई, वो पूरी टंग उनकी देखो तो पूरी रेड होती है। ब्लड सप्लाई जो उनकी बॉडी का ब्लड है, उनकी पूरी बॉडी पे हेयर होता है, पहली बात तो वो समझो, है ना। हेयर की वजह से वो उनका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है ना। फिर उसके बाद वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम रहे, कूल रहे, तो वो अपना जो ब्लड उनकी टंग में आता है ना, वो ठंडा करते हैं। कैसे ठंडा होगा? जब वो टंग पानी जैसे सलाइवा से भीगी रहेगी तो एयर का कूलिंग इफेक्ट काम करता है। जैसे हमारे कूलर में एक पूरी वो वॉल पानी से भिगा देते हैं, हवा पास होती है तो ठंडी होकर आगे जाती है। ऐसे ही जो हवा उस टंग के कांटेक्ट में आएगा तो वो जो टंग में ब्लड है, वो ब्लड का टेम्परेचर थोड़ा कम चला जाता है। अब जो बॉडी के अंदर वो ब्लड जाएगा तो उससे उनके बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ये अपने बॉडी को टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करता है, वो डॉग्स। अपने में ऐसा नहीं है, हम स्पीकिंग में हेल्प मदद लेते हैं, और एज अ सेंस ऑर्गन है हमारा, है ना। एक कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं आपके? 5। कौन कौन से? स्किन होता है, टंग होता है, नोज होता है, और आईज हैं, और हो गए स्किन, टंग, नोज, आईज, और क्या बचा? ईयर्स, जिससे आप सुनते हैं, है ना। तो ये 5 आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। किंग और
एज अ सेंस ऑर्गन टेस्ट का रिकग्निशन करता है। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है इस बक्कल कैविटी में, इसका नाम है क्या? टीथ। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? टीथ। टीथ की प्रॉपर्टी आपसे ह्यूमन बीइंग की बहुत पूछी जाती है। ह्यूमन बीइंग का टीथ का प्रॉपर्टी बताओ। सारी प्रॉपर्टीज ह्यूमन बीइंग के टीथ की लिखनी होती है। ह्यूमन बीइंग की जब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को ही समझेंगे, पूरे एनिमल किंगडम को नहीं समझना है ना। उधर जाओगे तो टीथ ही बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। टीथ की जब बात करें तो एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो आपका किससे बना है? हार्ड स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन हाँ च्यूइंग एंड दूसरा वर्ड मस्टिकेशन ऑफ फूड। जो हमारा फूड है उसको चबाना, और मस्टिकेशन का मतलब होता है पीसना। सिर्फ च्यूइंग में एक और वर्ड लिखो यहाँ पे, कटिंग, च्यूइंग एंड मस्टिकेशन ऑफ फूड, है ना। हाँ, ये इनके कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। दे मेड अप ऑफ salts of calcium and magnesium। टीथ का इंटरनल स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है। टीथ की जो वाइट कवरिंग हमें दिखती है ना, वाइट जो टीथ का ऊपर वाला हिस्सा दिखता है वाइट वाइट, दैट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल केमिकल, है ना, दैट इज कॉल्ड आउटर कवरिंग ऑफ टीथ। आउटर कवरिंग ऑफ टीथ, हाँ, इज कॉल्ड इनेमल। और इनेमल के लिए स्पेशल बात ये याद रखनी है, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। इससे ज्यादा हार्ड कोई सब्सटेंस नहीं आपकी बॉडी में, बोन भी नहीं है। बोन से भी ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। बोन से भी सबसे ज्यादा हार्ड ये है आपकी बॉडी में इनेमल। हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपकी बॉडी का। आउटर कवरिंग जो टीथ का है वो इनेमल से बना है ना। और टीथ किसका कॉम्पोजिशन है? कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट से बना हुआ है। इंटरनली हमें नहीं जाना है, इंटरनल स्ट्रक्चर पे, है ना। अभी ये किसका? कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल नहीं भी सीखा, ठीक। तो ये बात हो गई। उसके बाद है आपको टीथ का टाइप्स समझना है पहले। टीथ का टाइप्स ऑफ टीथ, एक हेडिंग बना लो। हाँ, टाइप्स ऑफ टीथ की जब बात की जाती है तो ये किसके बेसिस पर है वो देखो। इनका जो बेसिस है स्ट्रक्चर। बेसिस क्या है इनका? टीथ का स्ट्रक्चर कैसा है एंड फंक्शन क्या है, ये इनका बेसिस है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ह्यूमन टीथ को हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर इन सभी टीथ को रिप्रेजेंट करने का जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी देख लो। इंसिजर को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैनाइन को कैपिटल सी से, प्रीमोलर को पी एम से, और मोलर को एम से। अब पहला प्रॉपर्टी ह्यूमन टीथ का हम लिखने चल रहे हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके पास डिफरेंट टाइप के टीथ हो,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, किसके बेसिस पर? इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, फंक्शन अलग होता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म which has different types of teeth। और ह्यूमन बीइंग के पास कितने टाइप का टीथ है? हाँ, ह्यूमंस हैव 4 टाइप ऑफ टीथ। नाम आपके सामने है, क्या क्या नाम लिखोगे? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, अभी इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो ह्यूमंस आर हेट्रोडोंट। ह्यूमंस क्या है? हेट्रोडोंट है। एक प्रॉपर्टी आपने समझ ली। अब इंसिजर को समझते हैं। इंसिजर की जब बात की जाती है, और पहले तो एक और बात यही ऐड कर लो जिससे नंबर भी यहीं पे डिसाइड हो जाए। ह्यूमन बीइंग में जो नंबर ऑफ टीथ है, नंबर ऑफ टीथ कितना होता है? 32। देखो ये नंबर जो है ना, आपको ऐसे याद रखना है। ह्यूमन के पास 2 टाइप का टीथ आता है, 2 तरह के टीथ आते हैं। एक को हम बोलते हैं मिल्क टीथ एंड सेकेंड वन इज द परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ का नंबर होता है 20 और परमानेंट टीथ का नंबर होता है कितना? 32। कितना? 32। ये याद रखना है। मिल्क टीथ ये परमानेंट नहीं होता, ये कुछ टाइम के बाद 10-12 साल के बाद ये आपके दांत एक एक करके टूट जाते हैं, है ना। दांत जन्म के कुछ कितने टाइम बाद, 1 साल 1.5 साल के अंदर आ जाते हैं, है ना। उसके बाद वो दांत कुछ टाइम तक रहते हैं, 8-10-12 साल तक रहते हैं, फिर एक एक करके टूट जाते हैं। वो जो टीथ है जो आपका जन्म के बाद आता है वो मिल्क टीथ है, और वो एक टाइम के बाद सेट ऑफ कर जाता है। ठीक, उनका टोटल नंबर कितना है? 20। कितना होता है? 20। फिर जो टीथ आते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो टूटे तो फिर दोबारा नहीं आएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। और उनका नंबर मैक्सिमम कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। अभी जो हम बात करेंगे ये इनके नंबर वो 32 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और फिर उसके बाद 20 वाला केस आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। इंसिजर का जो शेप होता है, शेप लिखना, चीजल शेप्ड होता है। चीजल समझते हो? जिससे पत्थर तोड़ा जाता है। एक तो वो हैमर होता है, एक लोहे का वो स्ट्रक्चर होता है ना, हाँ, ऐसा शेप होता है कुछ इस तरह से। ऐसा कुछ शेप होता है। जो आपके ये आगे वाले दांत हैं जिसपे आप किसी की उंगली काटते हो, ये बिल्कुल आगे वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, ये चीजल शेप्ड हैं, इंसिजर हैं। क्या है? चीजल है, चीजल शेप्ड हैं, इंसिजर हैं। ठीक, अब मैं एक जॉ पे जो टीथ का नंबर है वो रिप्रेजेंट करना भी आपको यहीं पे सिखाऊंगा साथ में ही। एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेंटल फॉर्मूला, इससे आप ना नंबर याद करना बहुत आसानी से समझ जाओगे। डेंटल फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123 इंटू 2, ये आपका डेंटल फॉर्मूला है। अब इसका मतलब क्या है वो समझना। अब वो सभी कर रहे हैं, इसका मतलब भी समझना। हाँ, इनका शेप हो गया। अब इनका फंक्शन लिखो। इनका फंक्शन होता है कटिंग ऑफ फूड। इनका फंक्शन क्या है?
कटिंग ऑफ फूड, कटिंग एंड बाइटिंग दोनों वर्ड लिखना, कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड। एक जबड़े पे नंबर ऑफ टीथ मैं रिप्रेजेंट करके आपको सिखाता हूं। देखो ये आपका एक, मैंने चाहे अपर जॉ मान लो, चाहे लोअर जॉ मान लो, चाहे ऊपर वाला चाहे अपर वाला, कोई भी नीचे वाला मान लो, इन पे नंबर ऑफ टीथ आपको सिखा देखना है। इंसिजर कितना होता है, कैनाइन कितना होता है, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज आपके, अगर नीचे वाले जबड़े में जितना है उतना ऊपर वाले में तो सेम होता है। मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं तो नंबर आ जाता है। तो 2 इंसिजर, अब जो ये फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा है, अभी चलो वो अलग है। इंसिजर आपके एक जबड़े पे 4 होते हैं। कितने होते हैं? एक मैं यहाँ पे बीच में लाइन खींच रहा हूँ, बाद में उसका मतलब समझेंगे। अब देखना, 2 इंसिजर इस तरफ होते हैं, 2 इंसिजर इस तरफ होते हैं। जबड़े को अगर हम बीच से आधे में डिवाइड कर दें तो 2 इंसिजर इधर, 2 इंसिजर इधर, 2 राइट 2 लेफ्ट। तो एक जबड़े पे टोटल नंबर ऑफ इंसिजर कितने? 4। एक जबड़े पे कितने? 4। तो दोनों जबड़ों पे कितने? 8। तो इंसिजर का नंबर आपके पास कितना है? 8। ठीक। दूसरा टीथ, दूसरा टाइप का जो टीथ है जिसका नाम क्या लिखोगे? कैनाइन। कैनाइन, इनका शेप जब बात करोगे, इनका शेप होता है पॉइंटेड शेप का है। ये पॉइंटेड कैसा? कुछ इस तरह से। ये पॉइंटेड सा इनका शेप होता है ना। और एक जबड़े पे ये एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, कैनाइन। हाँ, इनका काम क्या है वो लिखो, फंक्शन इनका लिखो यहीं पे। फंक्शन है इनका टीयरिंग ऑफ फूड, टीयरिंग एंड वियरिंग भी लिख सकते हो, टीयरिंग एंड वियरिंग ऑफ फूड। खाने को फाड़ता है, चीरता फाड़ता है। चीरने फाड़ने से आपको एक एग्जांपल याद कर लेना है। कभी आपने गन्ना जो स्टेम होता है वो खाया हो तो कैसे उसका छिलका हटाते हो, याद करो। साइड वाले टीथ से ही हटाते हैं, तो वो टीयरिंग करते हो, है ना, टीयरिंग करते हो छिलके को। तो टीयरिंग ऑफ फूड जब भी करना होता है किसी भी फूड का, तो ये कैनाइन काम में आता है। ठीक है। हाँ, टोटल कैनाइन का नंबर कितना हो गया? 4। और कैनाइन के लिए एक बात ये याद कर लेना, कैनाइन इज प्रोमिनेंट इन कार्निवोरस एनिमल। प्रोमिनेंट होते हैं, प्रोमिनेंट का मतलब होता है मोर डेवलप्ड। कुत्ते का दांत देखो तो वो साइड से, वो कैनाइन्स हैं। शेर में देखोगे तो वो कैनाइन्स और प्रोमिनेंट हैं और बड़े हैं। तो कैनाइन वो, क्योंकि उनका काम क्या है? फ्लैश को खाना। तो फ्लैश कैसे खाएगा? पहले उसको टीयर करता है, फाड़ता है, फिर खाता है। तो टीयरिंग उनका मेन टास्क है, इसलिए उनके पास वो प्रोमिनेंट है। अपने पास भी टीयरिंग वाला टीथ है, कैनाइन है, देन इसका मतलब ये होता है कि हम फ्लैश भी खा सकते हैं। और ओमनीवोरस नेचर ऑफ जो हमारा फूड नेचर है वो इसी वजह से, ऐसे कई एडॉप्टेशंस हैं। हाँ, जो भी कार्निवोर्स हैं उनके पास ही प्रोमिनेंट होगा। देन दूसरा जो टीथ आता है आपका, तीसरा टाइप का, प्रीमोलर। प्रीमोलर का जब शेप की बात करेंगे, इनका शेप फ्लैट तो नहीं है, इन पे गड्ढे होते हैं। इनका जो
गड्ढों का नंबर है 2 होता है, तो इनका शेप हम लिखते हैं बाइकस्पिड टीथ होता है। ये बाइकस्पिड टीथ है। कैसा टीथ है? बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का मतलब ये हुआ कि जब, और ये लगभग रेक्टेंगुलर होते हैं। इनका आउटलाइन कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। यहाँ पे आउटलाइन भी लिख लेना, आउटलाइन रेक्टेंगुलर होता है इनका लगभग। इसका मतलब ये हुआ कि आप इनके, जब हम इस प्रीमोलर की बात करते हैं तो ऐसे 2 ग्रुप्स आपको फील होगा, जिस टीथ पे वो आपका है प्रीमोलर। 2 ग्रुप से होते हैं दांत। हाँ जी, हाँ साइड में जाते हैं। तो कैनाइन के बाद आपके 2 प्रीमोलर दोनों साइड होते हैं। इस तरफ 2 प्रीमोलर होता है और इस तरफ भी 2 प्रीमोलर होते हैं। एक जबड़े पे टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर 4, तो टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर 8। ठीक। उसके बाद इनका फंक्शन जब आपसे पूछा जाए तो फंक्शन सेम होता है, जो मोलर का वही प्रीमोलर का भी होता है ना। तो फंक्शन आपसे जब पूछा जाए तो फंक्शन इनका है मस्टिकेशन ऑफ फूड। क्या इनका फंक्शन है? मस्टिकेशन ऑफ फूड। मस्टिकेशन ऑफ फूड है। हाँ हाँ बता रहे हैं, क्यों घबरा रहा है तू? भाई इतना घबराहट नहीं। लास्ट है आपका मोलर। मोलर, मोलर का जो शेप लिखोगे वो भी आउटलाइन रेक्टेंगुलर होता है एंड ये ट्राइकस्पिड होता है। ये कैसा होगा? ट्राइकस्पिड। हाँ बिल्कुल, पीछे वाले टीथ को देखोगे तो उनपे आपको 3 ग्रुप्स मिलेंगे, ट्राइकस्पिड। और फंक्शन तो आपको पहले ही मैंने बता दिया, फंक्शन क्या होगा? मस्टिकेशन ऑफ फूड। और इनका जब नंबर देखेंगे तो इनका नंबर होता है कितना? 3 इस तरफ, 3 इस तरफ। एक जबड़े पे टोटल नंबर ऑफ कितना? 6। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ मोलर का कितना? 12। जोड़ो कितने हो गए? 8 4 12, 8 20 और 12 32। तो आपने अपनी 32 पढ़ ली, सॉरी 32 दांत पढ़ लिए। ठीक है। अभी इसका क्या मतलब है डेंटल फॉर्मूला का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद।